तो दूध पीऊंगा मैं। तो मम्मी ने एक गिलास भर के दूध दिया, दूध पी लिया। अब बच्चा तो बच्चा है, गिलास भर दूध पिया, उसके बाहर जाके चोटी नपवा रहा है अपनी, देखो भाई नापो। नहीं बढ़ी। एक दो दिन हो गए, फिर माँ के पास गया। तब कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि माँ चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पी लिया तुम्हारे चक्कर में ये अभी भी छोटी की छोटी है। तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, फिल्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा। ये कौन से वाला मामला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में इसी को ले देता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में जिन 8-10 कविताओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें से एक ये है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, और जो आप जिसके आप हकदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लीजिए ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा। और जब मैं इस मामले में सोचता हूं तो मुझे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया में लगते हैं महात्मा गांधी। सबसे प्रभावशाली। सोच के देखिए उनका जीवन। भगवान राम की जिंदगी देखेंगे, वनवास वाली पूरी कहानी, तो वो भी आपको ऐसा नजर आएगा। और महात्मा गांधी के साथ भी देखिए। 1915 के आसपास वो व्यक्ति सफल होकर, ब्रिटेन से पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर है, साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट किया, वहां सफल हो गए। अब तो पढ़ चुके आधुनिक भारत में, भारत में आ गया है। वहां सफलता का स्वाद भी उनको लगा हुआ है। उनको भरोसा है कि यहां कुछ हो जाएगा। उम्र उनकी उस समय 45 साल के आसपास है, यानी व्यक्ति मैच्योर भी है, ऐसा नहीं कि वो बचपना कर रहा है, एक मैच्योर एज में भारत पहुंचे हैं। और उनका तरीका बड़ा ठीक है, जो भी राहुल गांधी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, कि भारत के लिए कुछ करने से पहले भारत को जानना जरूरी है। तो पूरे भारत को पहले समझा उन्होंने, यात्राएं की, देखा, फिर 2-3 छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, चंपारण वगैरह किया, एक जिसको बोलेंगे नेट प्रैक्टिस भी कर ली कि अब मैं इस समाज के मिजाज को समझ पा रहा हूं, अब कुछ बड़ा करेंगे। और वहां से खिलाफत को अगर न भी केंद्र में रखें, असहयोग आंदोलन हम कह सकते हैं कि बड़ा एक उनका प्रयास है। और उनके मन में ऐसा महसूस उनको हो गया है कि बहुत मुश्किल नहीं है। अंग्रेज सत्ता इसलिए चल पा रही है क्योंकि भारतीयों का मौन सहयोग मिला हुआ है। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो कहां से चलेंगे, तो असहयोग करते हैं। और उनके मन में है कि अगर ठीक से असहयोग कर दिया तो एक आध साल होते होते शायद चीजें पलट जाएंगी। जो व्यक्ति 1918-19 में इस भाव में है, उसने एक आंदोलन किया बड़ा। उस आंदोलन में कुछ चीजें ऐसी हो गई, जो एक हत्याकांड हम बोलते हैं, चोरी चोरा वाला, वो हुआ। आंदोलन वापस लिया। जनता का मिजाज नहीं समझ में आ रहा उतना, लोग गुस्सा हो जाते हैं बार बार, अहिंसा छूटती है। और उनकी धारणा है कि अहिंसा के बिना आंदोलन चल नहीं पाएगा। फिर 10 साल की पेशेंस, और उसके बाद 1929-30 में फिर एक बड़ा आंदोलन, फिर फेलियर, फिर 12 साल की लंबी प्रतीक्षा, उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन 1942 में, उसके बाद भी सफलता नहीं। और उसके बाद दुनिया भर की परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ यहाँ की स्थितियों का बदलना, और 47 में आज़ादी मिलना, वो भी वैसे नहीं मिलना जैसे चाह रहे थे। आप समझ रहे हैं, आप तो 2-2.5 साल के स्ट्रगल को लेकर परेशान हैं। ये आदमी 1915 से 1947 तक 32 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, और अकेले नहीं कर रहा है, आपको तो अकेले कर रही है, इसको पूरे देश को साथ लेके चलना है, देश से स्ट्रगल करवानी है। कितनी बार जब हारते होंगे, एक आंदोलन फेल होता होगा, कितनी गालियां पड़ती होंगी, अपने ऊपर सवाल खड़े होते होंगे मन में कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारा तो एक प्रीलिम्स बिगड़ जाता है, हमें लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इन्हें तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब बिगड़ता था बार बार। और उसी प्रोसेस में उनके अपने बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। उनका एक बेटा हिंदू धर्म छोड़ देता है। इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये आदमी लगातार एक भरोसा खुद पे बनाए रखते हुए, सब पे बनाए रखते हुए अगर यहाँ तक पहुंचता है,
इसलिए महात्मा गांधी में इमोशनल इंटेलिजेंस तो कमाल की थी ही। मेरे ख्याल से जो चीज उनको सबसे बड़ा बनाती है वो है परसिवियरेंस। और इसका सरल मतलब क्या है? उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई? क्यों नहीं होऊंगा सफल? ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं, 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे। जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। हाँ, आप लोग जिस उम्र में है ठीक है, महीने में 30 दिन में 3-4 दिन ऐसे आएंगे कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, सामान्य बात है। कभी घर जाना पड़ गया, कभी घर से कोई आ गया, कभी किसी दोस्त की तबीयत खराब हो गई। पत्थर मत बन जाना कि दोस्त की तबीयत खराब है कि यार मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप कह रहे मेरे 3 घंटे बचे पढ़ने में, पढ़ा रहे आराम से। ऐसी पढ़ाई काम की नहीं है। उस दिन छोड़ दो पढ़ाई। महीने में 3-4-5 दिन ऐसे आएंगे जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गोली मारो उस दिन। 25 दिन 10-10 घंटे पढ़ लीजिए, 250 घंटे हो गए। पूरे महीने की एवरेज से निकालेंगे तो 8 घंटे की एवरेज आ जाएगी। या 25 दिन 12 घंटे पढ़े, 300 हो गए, 10 घंटे की एवरेज हो गई महीने की। आप मान के चलिए कि महीने में 25 दिन ही अंततः आपके हाथ में है, 3-4-5 दिन तो हाथ से निकल ही जाएंगे। पत्थर मत बन जाना उस चक्कर में कि माँ कह रही है कि बेटा बहुत दिन से मिले नहीं, एक दिन के लिए आ जा। आप कह रहे हैं माँ, सर ने कहा था रोज 10 घंटे, माँ 3 दिन आऊंगा, 30 घंटे जोड़ के करना पड़ेगा, पूरा महीना निकल जाएगा। तो माँ समझ लो कि मैं भगवान राम की तरह वनवास पे हूँ, डिस्टर्ब मत करो माँ, एकदम डिस्टर्ब मत करो, आप बहुत परेशान करती हो माँ। उधर से माँ की आंख से आंसू बह रहे हैं। ये ड्रामा मत करना, है ना? सफलता थोड़ी सी लेट मिले ठीक है, सबके साथ मिले ये जरूरी है। सबका दिल दुखा के मिले उसकी कोई कीमत नहीं है। बाद में आप खुद समझेंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। आईएएस बन जाएंगे, उससे कोई पूछेगा ही नहीं, बस सारे वही पूछेंगे जो आपकी ताकत से डरते हैं कि आईएएस से सब सलाम ठोकेंगे। मन में क्या आवाज आ रही है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर सलाम ठोकते हुए मन कर रहे हैं इसके लिए मैं जान दे सकता हूं, तो मजा है। और यह है कि बेटा कुर्सी से उतर एक बार, तब बताऊंगा। सलाम तो मिल रहा है लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। अंतिम बात जो आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, हो सके तो इस पर अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए, और ना हो तो आईएएस बनने के बाद सोच लीजिएगा। इसके लिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट। आजकल स्कूल वगैरह में इसको सिखाने की परंपरा शुरू हुई है, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल इसकी बात होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूं कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पिरिचुअल होने का बहुत सरल सा मतलब पता है क्या है? 2 चीजों से कनेक्टेड रहना, एक अपने आप से और एक संसार से। कनेक्शन 2 चीजों के साथ रखना है तो फिर तैयारी क्या और जीवन क्या, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक सेल्फ के साथ और एक इस दुनिया के साथ कैसे रखना है। कई बार क्या होता है कि हम चकाचौंध में ना अपने आप को भूल जाते हैं, खुद से ही बात नहीं कर पाते। और जितना जरूरी है दूसरों से बात करना, उतना ही जरूरी है खुद से बात करना। तो दिन में 10-15 मिनट ना अपने लिए रखना है, जिसको आजकल लोग मी टाइम कहने लग गए हैं। खुद से बात करनी, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात करनी है। खुद से मुलाकात करने के 2-3 तरीके अच्छे होते हैं। जो तरीका मुझे पसंद है, अकेले सैर पे निकल जाइए, और सैर में झुंड साथ लेके मत चलिए। नेताजी नहीं बनना है कि आप निकले, पीछे जो 5 फॉलोवर्स आ रहे, भैया भैया भैया, आपको मजा आ रहा है कि सब भैया बोल रहे हैं, सब दीदी बोल रहे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। अकेले। और अकेले आजकल की पीढ़ी में क्या अकेले चलते हैं, फोन यह है, 2 कान में टोपे लगाए और उसके अंदर गाने चल रहे हैं। वो नहीं, वो तो शोर आपके साथ चल रहा है ना, वो शोर नहीं चाहिए। कुछ नहीं लेके चल रहा है। मोबाइल फोन है भी तो उसको यूज नहीं करना है, रखिए सिक्योरिटी के लिए, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। अकेले टहलते रहिए 15 मिनट, आधा घंटा, फिजिकली फिट रहेंगे एक तो। और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे।
आत्ममंथन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। बेशक इतना ही हो कि कल मैंने जितनी पढ़ाई की काफी थी या नहीं थी, और क्या पढ़ सकता था, या ये जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या क्या आर्गुमेंट्स मैं सोच पा रहा हूँ। एक आर्गुमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और विपक्ष में ये सोच पा रहा हूँ कुछ और भी होना चाहिए, घर जाके देखता हूँ। या फिर ये कि कल मैंने जिस तरीके से उससे बात की वो शायद ठीक नहीं की, और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूँ, बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूँ, खट से फोन निकाला उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास, क्योंकि वो भी बोझ क्यों रखना चाहेगा दिल पे भाई। एक छोटी सी बात में, दुनिया की अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए गलती मानता नहीं है। मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है ईमानदारी से, तो मान लो, क्या दिक्कत है। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्यों होती है? तुम रेलवे के गार्ड हो क्या? तुम मतलब पुलिस वाले हो जो लाइन शुरू होती है वहां से? क्यों शुरू होगी भाई? तुम, हम लाइन के बीच में खड़े हैं, हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हम बीच में हैं। और सच बात तो ये कि हम सब बीच में ही हैं। आप कितने भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कुछ लोग आपसे आगे ही रहेंगे, कितना भी जोर लगा लीजिए। आप उद्यमी बने और आप सोचे कि मैं जेफ बेजोस को हराऊंगा, मैं एलोन मस्क को हराऊंगा, हो सकता है ऐसा कर लें 2 4 5 दिनों के लिए, फिर कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। उसमें तो वही हाल होता है, हर 4 दिन में कोई आगे निकल जाता है। कितने ताकतवर हो जाएंगे, मतलब जितने भी ताकतवर होंगे, आप देश के पीएम बन जाएंगे, पर पूरी दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं आ जाएगी ना, उसके बाद भी कोई आपसे ताकतवर होगा ही होगा। और आप कितने भी कमजोर हो, आपसे कमजोर बहुत लोग दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया एक सातत्य है, कॉन्टिन्यूम है, जिसका एक हिस्सा आप हैं। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं हैं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए, और जीवन को अच्छे से गुजारने में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है, और यदि मैं कहीं गलत हूं तो उस गलती का परिष्करण होना चाहिए, ईमानदारी से स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई, इसे ठीक करूंगा। अगर अकेले सैर ना हो पाए, डायरी लिखिए, डायरी बड़ा अच्छा तरीका है, तो डायरी में ईमानदारी से अपनी कमियां लिखिए। और दूसरी चीज, इस पूरे संसार के साथ एक लिंक अपना महसूस कीजिए। ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर से कर लीजिए, ईश्वर को नहीं मानते हैं या किसी और धारणा को मानते हैं उससे कर लीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि से, पूरी प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से। ये कनेक्शन कैसे होता है? हमेशा ये ना लगे कि ये मैं हूं, ये वो है, ये फील हो कि इस पूरे संसार का एक हिस्सा मैं भी हूं, और यहां कुछ भी बुरा है तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। मसलन, आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बच्चा किसी पशु को पत्थर मार रहा है। आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मैनू की। पर आप ये भी सोच सकते हैं कि आप उस बच्चे को समझाएं कि आप बिना बात के क्यों परेशान कर रहे हो उसको, क्या जरूरत है परेशान करने की। वो पशु थैंक यू बोलने नहीं आ सकता, उसको समझ भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया उसके लिए। और थैंक यू या एहसान किया, इसके शुक्रिया के लालच में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है भी नहीं। कुछ अच्छा करने की वैल्यू तभी है जब आप इस भाव से नहीं करते कि इसका जवाब क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया में क्या मिलेगा। छोटी सी बात आप कह दी कि बेटा उसको भी दर्द होता है, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें कोई मारे कैसा लगेगा, मत मारो। इस पूरे संसार के हर प्राणी के साथ एक हल्का सा कनेक्शन महसूस करना, और आप पाएंगे जैसे ही आपको ये होने लगेगा ना, जिंदगी के बोझ बहुत कम हो जाएंगे। और आप पाएंगे कि भाई एक संसार है, मैं उसमें हूं, मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, ईमानदारी से निभाऊंगा, सफल होने की हर पुरजोर कोशिश करूंगा।
लेकिन ये ब्रह्मांड सिर्फ मैं नहीं हूं, लाखों करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी कहानी है, अपनी जिंदगियां हैं। और जब इस माइंडसेट से जिएंगे तो सफलताएं आपको जमीन से उठा नहीं देंगी, विफलताएं आपके जमीन, नीचे की जमीन को खींच नहीं लेंगे। पैर टिके रहेंगे जमीन पर, सफलता में भी और विफलता में पैर उखड़ेंगे नहीं। और आप देखेंगे सफल से सफल व्यक्ति अगर अहंकारी हो, आपके मन में विरोध का भाव आता है, उसको लेकर वैपरीत्य का भाव आता है।